हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और एक इंटर रिलेशन का थ्योरी मैंने बताया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में किस बेसिस पर कैसे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है और उसको कैसे याद किया जाए, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिवीज़न को कैसे किया गया है। देखिए, जो रिसोर्सेस हैं, हमने पढ़ा है कि जो रिसोर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मतलब हर चीज़ जो हमें हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने में मदद करती है वो रिसोर्स है। तो जब इतना ज़्यादा रिसोर्स हो जाता है तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। इसको सिंपल से भाषा में हम समझें तो एक क्लास में अगर मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं और उसका एक क्लास टीचर है, ठीक है, और एक प्रिंसिपल सर हैं, तो प्रिंसिपल सर जाके क्लास टीचर से पूछते हैं कि सर आपके क्लास में ये 50 बच्चों में से बेस्ट स्टूडेंट कौन है। तो क्लास टीचर सर जो है वो पहले प्रिंसिपल सर से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बेस्ट किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हैं। तब प्रिंसिपल सर बोलते हैं मैथमेटिक्स में बेस्ट कौन है, तो सर बताते हैं किसी एक स्टूडेंट का नाम। फिर सर पूछते हैं कि क्रिकेट खेलने में बेस्ट कौन है, तो फिर सर दूसरे स्टूडेंट का नाम बताते हैं। फिर सर पूछते हैं कि अच्छा सिंगिंग में बेस्ट कौन है, तो वो फिर तीसरे स्टूडेंट का नाम बताते हैं। इससे आपको कुछ समझ में आया? इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इतने 50 लोगों की बात कर रहे हैं और अलग अलग बेसिस को चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि पहले मैथमेटिक्स, फिर अलग अलग बेसिस को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसके आधार पे रिजल्ट भी हमारा डिफरेंट आया। उसी तरह से अगर रिसोर्सेज को हमें बांटना है तो हमें इसे अलग अलग बेसिस पे बांटना होगा। तो इससे क्या होगा, अलग अलग बेसिस पे बांटने से हमें समझ में आएगा कौन रिसोर्स किस काम के लिए है और उसका डिवीज़न कैसे करना उचित है, कैसे सूटेबल है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग जो रिसोर्स को डिवाइड किया है हमने, वो बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ करके एनसीईआरटी बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिस का मतलब समझ गए कि मतलब किस कैटेगरी में, जैसे कि एक बच्चा मैथ्स में था, तो एक बच्चा ड्राइंग में था, एक बच्चा सिंगिंग में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबका अपना अपना स्पेशलिटी है, तो इस स्पेशलिटी को समझने के लिए बेसिस को जानना जरूरी है। समझ में आ गया? सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के आधार पर हम लोग रिसोर्स को दो पार्ट में बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो ऑरिजिन का मतलब समझिए। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ का शुरुआत कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसका स्रोत कहाँ से है। तो कोई भी चीज़ का स्रोत होने का मतलब क्या है कि या तो उसमें जान होगा या तो उसमें जान नहीं होगा। मतलब या तो वो लिविंग होगा या तो वो नॉन लिविंग होगा। तो इसी आधार पे हमने ग्रुप्स में बांट दिया रिसोर्स को दो पार्ट में। जो लिविंग थिंग्स वाला जिसमें है उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, और जिसमें नॉन लिविंग थिंग आपको देखने को मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब समझिए कि बायोटिक रिसोर्स को में हम लोग क्या आंसर लिखेंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ये बायोस्फीयर से आपको देखने को मिलेगा। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, तो बायोस्फीयर मतलब यहाँ पर जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, इसमें प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब हर वो चीज़, ट्रीज भी आ जाएंगे, हर वो चीज़ जिसमें कि लाइफ है वो बायोटिक रिसोर्स होगा। इतना सिंपल आप आंसर लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी इसका काफ़ी आसान है बताना। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना। ह्यूमन बींग्स तो हम लोग खुद हैं, फ्लोरा मतलब सारे प्लांट से रिलेटेड, फौना मतलब सारे एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, एनिमल, बर्ड्स, फिश सब उसमें आ जाता है, ठीक है। फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी तरह एबायोटिक रिसोर्स को अगर हम लोग पूछें तो सिंपली इसको आंसर कीजिएगा, दो रिसोर्सेज विच आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके अंतर्गत आता है जैसे कि रॉक्स, मेटल्स। देखिए, रॉक का मदद से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में पहले भी, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, कितना यूज़ है इसका। मेटल्स के कितने यूजेस हैं। तो ये सब हमारे लाइफ में हमें हेल्प करता है। रिसोर्स है लेकिन क्या इसमें जान है? जान नहीं है, तो ये नॉन लिविंग है, तो ये हो जाएगा एबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। अगला हम लोग जो बात करेंगे वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब पहले समझिए, किस आधार पर सर हमने डिवाइड किया, तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर डिवाइड किया। तो एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ को किस प्रकार हम लोग यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको यूज़ के बाद हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाता है।
और कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिसको कि हम लोग यूज़ के बाद भी बार बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो ख़त्म नहीं होता है। तो ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब समझ में आ रहा है। अगर इस वर्ड को डिवाइड कीजिएगा, रीन्यूएबल, न्यू मतलब नया, री मतलब फिर से, जो बार बार नया, एबल जिसमें एबिलिटी हो, जो इसमें बार बार नया होने की एबिलिटी हो, मतलब वो बार बार बनता जाता है, तो वो होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। इसके पहले नॉन लगा दीजिए, तो मतलब जो बार बार नया होने की कैपेसिटी जिसमें नहीं है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले डेफिनेशन देख लीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से वो रिन्यू हो सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। अब देखिए, ये सब सोलर एनर्जी, धूप जो है, धूप से हम लोग कितना कुछ हम लोग यूज़ करते हैं, सोलर पावर। तो क्या धूप खत्म होता है? क्या उसमें कोई लिमिट लगा हुआ है? अनलिमिटेड है। उसी प्रकार विंड, ठीक है, वाटर, ये सब क्या है? ये सब अनलिमिटेड रिसोर्स है, मतलब जितना आप चाहे यूज़ करते रहें। तो ये क्या है, इसको यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ख़त्म होने का खतरा जो है वो टल जाता है। हम लोग जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर ख़त्म होने का खतरा है ना, हम लोग डरते हैं ना कि पेट्रोल, डीजल, कोल कभी किसी दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि हम लोग इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करें। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वाई इज इट प्रेफरेबल टू यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एज कंपेरिजन टू नॉन रिन्यूएबल। तो आप ये आंसर दे सकते हैं। चलिए नॉन रिन्यूएबल पे आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे होते हैं जो कि अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। देखिए समझिएगा ध्यान से, कोल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोयले को हमने लिया और उसे जला दिया, सपोज कि वो 1 घंटे में जल गया, तो उसका जो बर्न होने के बाद जो उसका रिमेनिंग्स बचता है, जो एशेस बचते हैं, क्या उससे फिर से कोयला को बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर नया कोयला कैसे बनेगा? तो आप जानते हैं कि बहुत सालों से फॉसिल्स जो होते हैं वो दबे रहते हैं, वो कितना साल से वो फिर सड़ते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फॉर्मेशन लेते हैं और वो कोल बनते हैं। तो इसमें मिलियंस लग जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोयला जो है एक बार बन गया तो फिर नहीं बन सकता, जरूर बनेगा, लेकिन इतना समय लग जा रहा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रहा, और जलाने में कितना देर लग रहा है? कुछ घंटे लग रहे हैं। तो इस रफ्तार से देखिए तो हम लोग ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, बहुत साल हमें वेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं बनेगा, बनेगा बट बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। तो जैसे कि मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। इस वीडियो में 2 रिसोर्सेज को मैंने दो बेसिस पर बताया, और अगले वीडियो में बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कैसे बांटा गया है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।